शेख आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सहज मार्क क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से और एज अ फिजिक्स के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूटन्स के नियम सीखते हैं, बाकी ये सीखते हैं फोर्स एंड प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे इन फ्यूचर में भी और क्लास 9th में भी आपको किसी तरह के कोई डाउट्स ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका पहला जो टॉपिक है हमारा वो फोर्स है। फर्स्ट टॉपिक फोर्स है। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ अ पुश और पुल विच कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी और कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स को हम पुश और पुल ऑफ अ बॉडी कहते हैं। जब किसी बॉडी को पुश या पुल करते हैं तो हम कहते हैं उसे फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है और पीछे से आप उसे पुश करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब आप उसकी फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। या कभी आप मॉल या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको गेट खोलना होता है तो गेट पे लिखा रहता है पुश और पुल। या तो आप गेट को पुश करते हैं पीछे साइड में अंदर घुसने के लिए, या फिर आप गेट को पुल करते हैं बाहर खींचते हैं तो आप उसमें एंटर कर पाते हैं। फोर्स हम अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। पुल करने के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कुएं से पानी भरना, तो आप बकेट को जो पानी भर जाता है तो आप उसे पुल करते हैं, खींचते हैं गाँव के लोग बाहर निकालने के लिए। तो फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में। हम एवरी डे में हर रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फोर्स का, पुश या पुल की तरह से। नेक्स्ट है फोर्स कैन आल्सो चेंज द साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे फोर्स चेंज कर सकता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड और डायरेक्शन, तीनों ही चीज़ें। तो पहला एग्जांपल साइज़ का लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने घरों में फील किया होगा कि जो सोफ़े होते हैं या जो बेड शीट होती है वो नॉर्मली पहले एकदम लेवल्ड होती है, लेकिन जब आप उस पर सीटिंग बैठ जाते हैं तो वो एक जगह से दब जाती है। जहाँ से आप बैठते हैं, जहाँ पे उस पर फोर्स ज़्यादा पड़ता है, वहाँ साइड से वो डाउनवर्ड हो जाती है। तो इस तरह से उस सोफ़े सीट की या फिर उस बेड शीट की क्या होगी, साइज़ चेंज हो गया। या अदर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कोई बलून है, अगर आप बलून पर फोर्स लगाते हैं तो आप बलून को अलग साइज़ की शेप में चेंज कर सकते हैं, साइज़ या शेप में चेंज कर सकते हैं। सेकंड स्पीड है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था स्पीड का कि मान लीजिए कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है और आप पीछे से उसे धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। पर अगर अभी आप वही फोर्स सामने से लगाते हैं उस बच्चे के तो उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी तरफ साइकिलिंग करता हुआ आ रहा है और वो आपसे टकराने वाला है, तो आप सामने से फोर्स लगाकर खुद को बचा सकते हैं या उसकी साइकिल को रोक सकते हैं। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, फोर्स की मदद से। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, जब क्रिकेट में एक बॉलर बॉल डालता है और एक बैट्समैन अपने बैट की मदद से फोर्स लगा हिट करके उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में बाउंड्रीज को हिट करता है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, स्पीड या डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है ईजिली। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। हम फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे फोर्स की एसआई यूनिट पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस फोर्स। फोर्स दो टाइप्स की होती हैं, उनमें से एक फोर्स होती है बैलेंस फोर्स और जो हम आगे पढ़ेंगे वो होती है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स के बारे में जानते हैं। वैसे अगर हम पहले समझने की कोशिश करें तो बैलेंस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाइड की जाती है तो ना उस ऑब्जेक्ट की मोशन शेप चेंज होती है और ना उसकी पोजीशन चेंज होती है। जो ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में बना रहता है। ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर सभी की सभी फोर्स जो होती है उनका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो, ऐसी फोर्स को द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ऐसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। एक नोट है, द फोर्स डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन,
बैलेंस फोर्स जो है ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करती है ना मोशन, जो स्टेट है सेम स्टेट बनी रहती है। हम एग्जांपल के तौर में बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वो इसी ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाई जा रही है। ऐसे कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है या साइज़, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है। एक गेम होता है रॉप स्कीपिंग नाम का, जिसमें दो टीमें बराबर एक रस्सी को खींचती हैं दोनों तरफ से। अगर दोनों ही टीमें इक्वल फोर्स लगाएं उस रोप पर, तो ऐसे कंडीशन में उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, और कोई भी टीम हारती या जीतती नहीं है। यह रस्सी जो रोप है वो एकदम कांस्टेंट रहती है, बराबर बनी रहती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक अनबैलेंस फोर्स। फोर्स का सेकंड टाइप है अनबैलेंस फोर्स। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट जीरो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ज़ीरो ना हो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। इसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स ही ज़्यादातर हम डील करते हैं, बैलेंस फोर्स के साथ डील्स नहीं करते। ये ऐसी फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करते हैं अनबैलेंस फोर्स को, तो इसकी मदद से द फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की मोशन, शेप, साइज़ या पोजीशन को ईज़िली चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है और आपने जाके उस पर पीछे से फोर्स लगाया, तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा। और ऐसे कंडीशन में जो पर्सन पहले खड़ा था एक स्टैंड पे, एक पर्सन एक जगह पर स्टैंडिंग में पोजीशन में खड़ा था, वो मोशन पे हो जाएगा, या हो सकता है धक्का ज़्यादा तेज लगने से गिर भी सकता है। तो ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाया जाए और सेकंड तरफ से कम फोर्स लगे, ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन आ जाता है ना, ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने मोशंस के कुछ लॉ दिए जो कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है। फर्स्ट लॉ को हम समझते हैं। इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन एट मोशन until and unless an unbalanced force act on it। न्यूटन ने अपनी बात में कहा है, अपने फर्स्ट लॉ में हमें ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में बनी रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की पोजीशन में है तो वो ऑलवेज मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने घर पे अपने टेबल पे एक बुक रख दी, तो वो बुक वहाँ पर तब तक रखी रहेगी, रेस्ट की पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक कोई और पर्सन या कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसे उठाकर उस टेबल की से कहीं और न रखते, है ना। जैसे मान लीजिए हम बाइक पार्क करते हैं, तो हम जहाँ पार्क करते हैं हमें आने के बाद बाइक वहीं मिलती है, क्योंकि वो रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो या उसे वहाँ से हटाकर कहीं और खड़ा ना कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फोर्स की मदद से। तो इस तरह से न्यूटन ने हमें समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए अपोज करता है या अपोज फोर्स लगाता है कि वो जिस पोजीशन में वो उसी पोजीशन में बनी रहे, दूसरी पोजीशन में चेंज ना हो। जैसे इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर मास ग्रेटर द इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन वो अगर उसकी मास से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो ही उसका स्टेट चेंज होगा, वरना वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल रखी हुई है या कोई चेयर रखी हुई है, अगर आप उस चेयर के मास से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं, वरना वो वहीं पर उसी स्टेट में बनी रहने की कोशिश करेगी। जैसे वॉल है, दीवार,
आप दीवार पे इतनी फोर्स नहीं लगा सकते कि आप दीवार को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह तक रख लें। पर आप किसी जैसे कि आप यहाँ पर फोल्डिंग्स हो गई, कोई बुक हो गई, ऐसी चीज़ों पे आप उसके वजन से, उसके मास से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आप उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से फोर्स की मदद से रिप्लेस कर पाते हैं या रख पाते हैं। तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का वो मास है या वो फोर्स है जिसकी मदद से वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में बना रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में तो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन में है तो वो चाहता है कि वो मोशन में बना रहे। लेकिन अगर आप उसके मास से, उस ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम को इस तरह समझ सकते हैं, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसे हम उसका मोमेंटम कहते हैं। इसे इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि आप कह सकते हैं मोमेंटम हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, अलग तरह से होता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है और एक कार जो है मोटरसाइकिल को हिट करती है, तो कार का मास कम है, इससे मोटरसाइकिल पे बैठे पर्सन को या मोटरसाइकिल को कम चोट आती है। पर अगर वही एक्सीडेंट एक ट्रक से होता है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में मोटरसाइकिल पर बैठने वाले पर्सन या मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा चोट आएगी। तो जो मास है और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो मोमेंटम के बराबर होता है। या मान लीजिए एक सोफ़े का एग्जांपल ले सकते हैं, एक जिसका मास कम है, अगर कोई ऐसा पर्सन सोफ़े पे बैठता है तो सोफ़े में कम चेंजमेंट आता है, उसके साइज़ में कम चेंजमेंट होता है, वो कम दबता है। पर अगर किसी पर्सन का मास ज़्यादा है, अगर वो सोफ़े पे बैठने की कोशिश करता है तो ऐसे कंडीशन में सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा दब जाता है, जिसकी वजह से उसके साइज़ में या शेप में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आते हैं। तो मास से मोमेंटम डिपेंड करता है कि जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका मोमेंटम कम होगा, सिंपली। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत काम का लॉ है ये, इस पे क्वेश्चंस आते हैं 9th क्लास में और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला लॉ है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the external force applied on the body and the change take place in the direction of the applied force। आप इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिपेंड करता है या अप्लाई करता है मोमेंटम को, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उस पर हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, या जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें, मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, एक का मास कम है तो उसे कम फोर्स लगा कर हम स्टार्ट कर सकते हैं। कम फोर्स लगा के धक्का लगाएंगे तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, जिससे वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। पर कोई ऐसी कार या ट्रक जिसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसे एक अकेला पर्सन फोर्स लगा के स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक से ज़्यादा पर्सन चाहिए और काफ़ी ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जिसका मास कम होता है उस पर फोर्स कम अप्लाइड करना पड़ता है, जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर फोर्स हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये सिखाता है, ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। जो हमारे साथ अलग अलग केसेस बनती हैं मास की या फोर्स की, तो वहाँ पे हमें फोर्स कितना लगाना चाहिए, कितना लगा सकते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इंटू ए, या m मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे अच्छा लॉ ऑफ मोशन जो हमें न्यूटन्स ने दिया, और ये बच्चों का ज़्यादातर फेवरेट होता है क्योंकि इसे समझना बहुत ही ईजी है और ये हमारी डेली लाइफ में हमेशा काम आता है। इट स्टेट दैट, ये लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। जितने भी एक्शंस हम करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसे आप इस तरह समझ लीजिए। आप मान लीजिए किसी चीज़ को हिट करते हैं, अपने हाथ से किसी चीज़ को मारते हैं, तो जितना फोर्स आप उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आप पर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
जैसे मान लीजिए एक टीचर एक बच्चे को मारता है, तो जितनी तेज़ी से वो टीचर उस बच्चे को मारता है, उतना ही फोर्स उसके हाथ में भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, तो उसे हम देखते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला एग्जांपल हम रॉकेट का लेते हैं या बलून का। जैसे बलून देखिए, बलून की एयर डाउनवर्ड नीचे की साइड निकल रही है, पर बलून ऊपर साइड जाता है। इसी प्रोसेस का या इसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, इसी मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करके, फिजिक्स का इस्तेमाल करके हमने रॉकेट बनाया। रॉकेट में फ्यूल जो है वो बर्न होता है नीचे की फॉर्म में, और रॉकेट ऊपर की साइड में ट्रैवल करता है। इस सेकंड में देखिए, स्केट बोर्ड पे एक्शन का रिएक्शन, हम जो चलते हैं वो भी हम इस तरह से चलते हैं। हम जो है वो अर्थ पर फोर्स लगाते हैं, और अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में हम पर फोर्स लगाता है, और हम इसी तरह से मूव कर पाते हैं। यह एक एग्जांपल स्विमिंग का भी है कि हम एक हाथ से वाटर को बैकवर्ड पीछे की तरफ करते हैं, और जो वाटर है वो हम पर फोर्स लगाता है और हमें अपवर्ड करता है, हमें आगे की तरफ करता है। और इसी तरह से हम वाटर में आसानी से स्विमिंग कर पाते हैं कि हम पानी से, हाथों से पानी को बैकवर्ड पीछे की साइड में ढकेलते हैं, फेंकते हैं, और पानी हमें अपवर्ड आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और इस तरह से एक्शन रिएक्शन लॉ काम करता है। तो आज का टॉपिक बच्चों इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। थैंक यू।